हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी तक हमने जो है पोषण वाला टॉपिक कर लिया है, कुपोषण वाला कर लिया है, आपका वैक्सीनेशन वाला टॉपिक भी हो चुका है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके ये वाले वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको आने वाली एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर जो महिला सुपरवाइज़र का सिलेबस है, उसमें पार्ट 1 का जो सेकंड टॉपिक है, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का जो महत्व है, वो वाला टॉपिक हम इस वीडियो के दौरान कवर करेंगे। इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो किशोरावस्था के दौरान जो है पोषण कितना लेना चाहिए, गर्भावस्था के दौरान कितना लेना चाहिए, धात्री माताएं अगर हैं तो उनको क्या कितनी रिक्वायरमेंट होती है, नवजात को कितनी होती है, शिशु को कितनी, बाल्यावस्था में कितनी और वयस्क को कितनी आवश्यकता होती है। तो ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर किशोरावस्था के दौरान उचित आहार, है ना। तो ये तालिका दी हुई है, इसके अंदर लिखा हुआ है शारीरिक बदलाव और आवश्यकता। शारीरिक बदलाव किशोरावस्था के दौरान क्या क्या होता है, तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है ना। जो भी बालक या बालिका होती है, उसके लंबाई में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। जो भी बालक या फिर बालिका है, सॉरी यहाँ पर हम बोलेंगे किशोर या किशोर, है ना। किसमें किशोर या फिर जो किशोरी होती है, उनके अंदर शारीरिक बदलाव किशोरावस्था के दौरान कौन कौन से होते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हम देख लेते हैं, उसकी लंबाई में जो है वृद्धि होती है। तो उसके लिए उसको क्या अपने पोषण में जो है इंक्लूड करना चाहिए, तो किस चीज़ की आवश्यकता होगी उसकी लंबाई की वृद्धि के लिए। उसको प्रोटीन की आवश्यकता होगी, कैल्शियम और विटामिन की इसको आवश्यकता होती है। और विटामिन में भी आपका कौन सा वाला विटामिन, विटामिन डी। उसके बाद उसके वजन में वृद्धि देखने को मिलती है। सेकंड नंबर पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर उसके वजन में वृद्धि देखने को मिलेगी। उसके लिए उसको प्रोटीन और एनर्जी वाला जो है युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। थर्ड नंबर पर ब्लड में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। यहाँ पर उसको प्रोटीन, आयरन और फॉलिक एसिड युक्त भोजन ग्रहण करना आवश्यक हो जाता है। फोर्थ, पसीना जो होता है, पसीना जो है ज़्यादा मात्रा में इस स्टेज में निकलता है, इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता होती है। और खनिज जो मिनरल्स होते हैं वो भी ज़्यादा लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस जो पसीना होता है उसके थ्रू बॉडी में पानी की कमी हो सकती है और मिनरल्स भी पसीने के थ्रू बॉडी से बाहर हो सकते हैं। तो इसलिए उसको पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए और खनिज लवण भी लेना चाहिए। उसके बाद स्तनों का विकास होता है, तो उसके लिए फैट और एनर्जी युक्त भोजन इनको ग्रहण करना चाहिए। किशोरियों की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद व्यक्ति के कुल वजन का लगभग 40% जो है किशोरावस्था के दौरान बढ़ता है। मतलब कोई भी किशोर या किशोरी है, उसका अगर किशोरावस्था में वो है तो उसका लगभग 40% जो है विकास जो वजन है वो उसका इस अवस्था के दौरान बढ़ता है। प्रतिवर्ष अगर हम देखें तो आपका जो है 2 से 3 किलोग्राम वजन देखने को मिलता है। लंबाई में कितना चेंजेस आ जाता है, तो 6 से 7 सेंटीमीटर के आसपास आपको चेंजेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किशोरी बालिका के लिए आहार तालिका। तो उसको सुबह में, जैसे अभी ऊपर तो हमने बात कर ली कि किस प्रकार के परिवर्तन उसके किशोरावस्था के दौरान देखने को मिलते हैं आपको, तो उसके लिए उसको क्या खाना चाहिए। अब यहाँ पर किस टाइम पे क्या खाना चाहिए वो इस चार्ट में बताया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। किशोरी बालिका के लिए आहार तालिका, कोई किशोरी बालिका है तो उसको अपने भोजन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए, ये मैंने ऊपर बताया। और कितनी मात्रा में इंक्लूड करना चाहिए और किस टाइम पे चीज़ें खाना चाहिए, तो वो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर सुबह उठे हैं तो उठने पर क्या करना है, नाश्ता करना है 8 से 9 बजे के बीच में, है ना। 1 कप चाय पी सकता है, अगर ज़रूरी है तो दूध ले सकती है, 1 कप दही या फिर अंकुरित दाल ले सकती है, 1 पराठा, 1 प्लेट पोहा। यहाँ पे प्लस का आइकॉन देखना है, मतलब 1, 1, 2, 3 और 4। यहाँ 3 में से दही, दूध या 1 कप चाय, इन तीनों में से कोई एक चीज़ और अंकुरित दाल ले सकती है। मतलब ये 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, तो 4 में से कोई एक तो उसको लेना है। प्लस क्या लेना है, 1 पराठा लेना है, 1 प्लेट पोहा ले सकती है, या फिर दलिया या फिर सूजी का हलवा वगैरह भी ले सकती है। तो ये हो गया। क्या लेना है, 1 कप चाय, दूध, ये हो गया एक ऑप्शन। तो ये है सेकंड वाला ये, और थर्ड ये, मतलब 3 चीज़ें इंक्लूड करना है। और 3 में से फर्स्ट नंबर ये सब जो दे रखे हैं 4 ऑप्शन में से कोई एक उसको लेना कंपलसरी है। सेकंड नंबर पर जो दे रखा है उसमें मतलब पराठा, पोहा, दलिया, सूजी या फिर इन सब में से कोई एक चीज़ लेना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़ क्या इंक्लूड करना है उसको, मौसमी फल, जो भी मौसम वर्तमान में जो भी फल अवेलेबल है वो एक फ्रूट उसको इंक्लूड करना है अपने सुबह के नाश्ता में। उसके बाद आगे हम बात करेंगे दोपहर का खाना।
है ना। तो दोपहर के खाने में उसको क्या करना है, 2 रोटी लेना है, ये रोटी लिखा हुआ है ना, 2 रोटी लेना है प्लस चावल लेना है उसको, है ना, हरी सब्जियां, चटनी, दही या छाछ, दही या छाछ में से कुछ एक चीज ले सकती। तो उसका जो दोपहर का खाना होगा उसके अंदर क्या होगा, 2 रोटी होगी, है ना, जो जरूरी है वो बता रही हूँ मैं ना, सब्जी होना चाहिए और चटनी होना चाहिए, चावल और दही या छाछ में से जो भी अवेलेबल हो। तो ये उनकी एक प्लेट होना चाहिए दोपहर के खाने की। आगे देख लेते हैं, 4 से 5 बजे के बीच में इनको क्या करना है, भुना हुआ चना लेना है या फिर अंकुरित चाट या फिर चना या फिर मुरमुरा, बेसन का लड्डू या फिर बेसन आटे का लड्डू। ये इन ऑप्शन में से कुछ जो है ऊपर 2 चीज़ें आपको लेना ज़रूरी है। भुना हुआ चना ले लिया है या फिर अंकुरित चाट ले लिए या फिर चना ले लिया है ना। तो ये इन 3-4 में से एक चीज़ लेना है। उसके बाद प्लस क्या इंक्लूड होना चाहिए, मुरमुरा, बेसन के लड्डू या बेसन आटे का लड्डू, कोई एक चीज़ इसमें से इंक्लूड होना चाहिए। तो ये 4 से 5 बजे के बीच इनको लेना है। उसके बाद रात का खाना, रात का खाना कैसा होना चाहिए, दोपहर की तरह होना चाहिए, जिसे हमने ऊपर बात की थी कि 2 रोटी होना चाहिए, सब्जी होना चाहिए, चटनी होना चाहिए और आपका जो है चावल उसके अंदर होना चाहिए, दही या छाछ उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, है ना। तो ये होना चाहिए। उसके बाद में चना, गेहूं, बिर्रे की रोटी, सब्जी, दाल, दलिया सब्जी के साथ, है ना। तो ये जो दोपहर में खाना खाया था उसकी तरह हो या फिर ये चीज़ें इंक्लूड उसके रात के भोजन में हो। तो ये हमने किशोरी के का जो डाइट चार्ट होता है इसके ऊपर डिस्कस कर लिया। आगे हम बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान पोषण की, यानी कि जो भी गर्भवती महिला है उसको किस प्रकार का पोषण लेना चाहिए अपने दैनिक दिनचर्या के लिए। गर्भवती महिला को पहले की तुलना में 1.5 गुना अधिक खाना खाना चाहिए, यानी कि जो भी गर्भवती महिला है ना उसको क्या करना है, अगर वो पहले 1 रोटी खाती थी तो अब क्या करना है, उसको 1.5 रोटी खाना है, मतलब अपने खाने का 1.5 गुना कर देना है उसको। उसके बाद यहाँ पर इसके भोजन की सारणी दी हुई, जैसे हमने किशोरी बालिका की देखी थी वैसे ही हम गर्भवती की भी देख लेते हैं। तो इसमें समय दिया हुआ है, यहाँ पर ये समय आपको देखने को मिलेगा, किस टाइम पर क्या चीज़ खाना है, ये पूरा चार्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो समय यहाँ पर लिखा हुआ और यहाँ पर क्या खाना है वो लिखा हुआ है नीचे की तरफ। तो सुबह क्या करना है, उनको 1 कप चाय अगर ज़रूरी हो तो ही लो, या फिर तो अगर आप बिना चाय के भी काम चला सकते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। आपको क्या करना है, नाश्ता करना है। नाश्ते में आपको क्या करना है, 1 प्लेट पोहा ले सकते हो आप, या फिर 1 पराठा ले सकते हो, या फिर दलिया ले सकते हो 1 प्लेट, प्लस दूध आपको लेना ही लेना है, ठीक है। दूध के साथ आप पराठा, पोहा या दलिया ले सकती हैं। तो ये आपका नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद दोपहर में आपको क्या खाना रहेगा, तो 3 रोटी प्लस दाल प्लस सब्जी और सलाद, ये चीज़ें आपकी प्लेट में होना कंपलसरी है। गर्भवती महिला की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद 4th नंबर पर शाम को क्या खाना है इनको, शाम को 1 पराठा या फिर पोहा लेना है। फिर रात का खाना दोपहर के समान, जैसा कि रोटी वगैरह सब कुछ, सब्जी दाल सब इंक्लूड था जिसके अंदर, वो सारी चीज़ें आपको रात के खाने में इंक्लूड करना रहती है। और दिन में कोई भी एक फल जरूर खाना है। अब यहाँ पर खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं, ये वयस्क महिला के लिए भोजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर माप और यहाँ पर गर्भावस्था के दौरान कितना क्वांटिटी उनका लेना चाहिए ये है, और ये यहाँ पर माप दे रखी है गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर अनाज, सबसे पहले क्या है अनाज, तो एक वयस्क महिला के लिए अनाज की कितनी मात्रा आवश्यक होती है पर डे, तो 300 ग्राम पर डे आवश्यक होती है। और अगर माप में हम बात करें तो 6 से 7 रोटी के बराबर अनाज, रोटी के स्थान पर आप चावल, पोहा, ये चावल लिखा हुआ है ना, चावल स्थान पर क्या कर सकते हैं, रोटी के स्थान पर चावल, पोहा, सूजी या दलिया भी आप ले सकते हैं, है ना। तो ये अनाज की मात्रा टोटल कितनी होना चाहिए आपके, 300 ग्राम, किसमें, वयस्क महिला के भोजन। और ये माप बता दी। अब बात कर लेते हैं गर्भावस्था के दौरान क्या करना है, तो 50 ग्राम पर डे 2 रोटी होना चाहिए। उसके बाद दालें जो है वो वयस्क महिला को कितना लेना चाहिए, तो ये आपका 60 ग्राम पर डे लेना है। 2 कटोरी है ना, कितना, 2 कटोरी पकी हुई दाल, ठीक है। और अगर गर्भवती की बात करें तो 25 ग्राम पर डे लेना है, 1 कटोरी दाल उनको। फिर पत्तेदार सब्जियों की बात करें तो 100 ग्राम पर डे इनको लेना है वयस्क महिलाओं को, और आधी कटोरी पकी हुई दाल इसकी क्वांटिटी होगी। और अगर हम गर्भवती महिलाओं की बात करें तो 25 ग्राम पर डे लेना है इनको, 1 कटोरी दाल, सॉरी 1 कटोरी पत्तेदार सब्जियां। सामान्य सब्जियां 100 ग्राम पर डे लेना है,
पकी हुई होना चाहिए। सेम जैसे ऊपर देखा वैसे ही फीमेल ये जो गर्भवती है उनके लिए भी सेम रहेगा और सेम क्वांटिटी रहेगी। कंदमूल की बात करें तो 100 ग्राम पर डे लेना है, सेम जैसा ऊपर था, और ये सभी के लिए एक समान रहते हैं कंदमूल। फिर मौसमी फल, तो मौसमी फल भी 100 ग्राम पर डे लेना है, कोई एक फल लेना है ना। और गर्भवती की बात करें तो उसको भी एक फल डेली लेना। फिर दूध की बात करें तो 300 ग्राम दूध पर डे लेना है, लगभग 2 कप वयस्क महिला को लेना चाहिए एक दिन में। और अगर गर्भवती माता की बात करें तो उनको 100 ग्राम यानी कि 1 कप आप बोल सकते हैं ना, 1 कप के आसपास दूध इनको भी लेना चाहिए पर डे। फिर चीनी और गुड़ की बात करते हैं तो ये 20 ग्राम के आसपास पर डे लेना है, किसको, वयस्क महिला को, और 4 स्पून के बराबर है ना, 4 चम्मच बोल सकते हैं हम उसको। और गर्भवती महिलाओं को कितना लेना चाहिए, 10 ग्राम, 2 चम्मच के बराबर। तेल और वसा कितना लेना चाहिए, तो 20 ग्राम पर डे लेना चाहिए एक वयस्क महिला को, और 4 चम्मच के बराबर इसकी मात्रा रहेगी। और सेम जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी इतनी ही मात्रा की आवश्यकता होती है। उसके बाद आगे जो दे रखा है, गर्भवती महिलाएं क्या नहीं करना चाहिए, तो खाने के 1 घंटे पहले एवं बाद में चाय कॉफ़ी नहीं पीना है, ठीक है। जब वो खाना खाती है, उनको पता है कि मुझे 11 बजे या 12 बजे खाना खाना है, तो आपको 11 बजे भी चाय या कॉफ़ी नहीं पीना है ना। खाना खाने के पहले भी और खाना खाने के 1 घंटे के बाद में भी चाय या कॉफ़ी नहीं पीना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, उससे आयरन का अवशोषण नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर आप चाय या कॉफ़ी पी लेते हो तो आपके खाने में जो आयरन की मात्रा थी वो आपका शरीर अवशोषित नहीं कर पाता है, तो इससे आपको जो है एनीमिया का खतरा बना रहता है। इसलिए आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए, चाय या कॉफ़ी से आपको बचना चाहिए खाने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद। उसके बाद बाजार की चीज़ें अवॉइड करना है, बाहर की चीज़ें नहीं खाना है। क्या खाना चाहिए, तो ताज़ा गर्म भोजन खाना चाहिए। दिन में 4-5 बार थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहना चाहिए। कम से कम 2 घंटों के अंतराल में कम से कम 2 घंटे आराम भी करना है। और ये जो 4 से 5 बार खाना खा रहे हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा करके ही खाना है। जैसे प्रेगनेंसी में क्या होता है कि पेट बहुत भारी भारी सा लगता है कि बहुत सारा खा लिया थोड़ा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, 4-5 बार करके खाना चाहिए। जिससे क्या होगा, आपको भारीपन भी नहीं लगेगा और आपका जो न्यूट्रिशन है वो भी प्रॉपर जितनी मात्रा में आपको ग्रहण करना चाहिए उसकी भी पूर्ति आपकी हो जाएगी। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए गर्भावस्था के दौरान। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है गर्भावस्था में खतरे और बचाव। तो ये एक हेडिंग है आपके सिलेबस में, अगर आपने देखा हो ध्यान से तो उसी का ये पार्ट है ना। तो गर्भावस्था में खतरे और बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक गर्भ सुरक्षित हो इसके लिए गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होने वाले खतरों की स्थिति वाली महिलाओं को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा देखभाल व सावधानी रखना चाहिए, प्रसव अस्पताल में ही करवाने चाहिए, है ना। उसके बाद में अगर पहले 3 से 4 बच्चे हो चुके हों तो खतरा और भी बढ़ सकता है इस प्रकार का। प्रसव पूर्व खतरे के क्या लक्षण होते हैं, तो मिर्गी के दौरे पड़ना या फिर बेहोशी की हालत, तेज बुखार, योनि से बदबूदार स्त्राव, तो ये सब जो है खतरे के लक्षण है। प्रसव से पहले पानी निकल जाना या फिर योनि से खून आना, तो ये सब खतरे के लक्षण हैं सारे। तेज सिरदर्द, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना या फिर धुंधला दिखना, तो ये सारी चीज़ें जो है खतरों के लक्षण हो सकते हैं गर्भावस्था के दौरान। बच्चे का घूमना महसूस ना होना, ये भी एक लक्षण है। उसके बाद चेतावनी क्या हो सकती है, तो खतरे के लक्षण दिखाई देने पर या पहले प्रसव में 24 घंटे और अन्य प्रसव में 12 घंटे की प्रसव पीड़ा के बाद भी डिलीवरी ना होना, महिला को तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। यानी कि बहुत सारे अगर हम देखें विलेज वाले एरिया में तो वो लोग कोशिश में रहते हैं कि घर पे ही डिलीवरी करवाएं। तो ऐसी जो है आपको जो है इन चीज़ों से बचना चाहिए और तुरंत ही जो आपका नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ पर गर्भवती को ले जाना चाहिए, जिससे कि गर्भवती और जो शिशु होने वाला है दोनों की जो जीवन है वो संकट में ना आए। अन्यथा यहाँ माँ बच्चे दोनों के लिए घातक हो सकता है ना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप वहीं पर उनको रखते हैं, तो ये दोनों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। प्रॉब्लम की इन्फॉर्मेशन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कर्मी को दे सकते हैं, है ना। जैसे कि आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाना तो आपका सेकंड स्टेप, उसके पहले ही आपके आसपास आशा या फिर जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं वो अगर आपके आसपास है तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, जिससे वो क्या करेंगे, आपको जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके आसपास है वहाँ तक आपको पहुँचाने में हेल्प वो कर सकती है ना। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना जो है, ये गवर्नमेंट की कुछ पहल यहाँ पर की गई है, तो वो देख लेते हैं हम। तो 12 अप्रैल 2005 से जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई।
और ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपये इसके दौरान दिए जाते हैं, है ना, और शहरी महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाते हैं अगर यहाँ पर हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाई जा रही है, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, है ना। मातृ शिशु रक्षा कार्ड बनवाना चाहिए जिससे सारी जांचों की डिटेल्स होती है जिसके अंदर, है ना, तो ये कार्ड बनवाना भी ज़रूरी है। आप आजकल जो आंगनवाड़ी है वहाँ पर आप ये सारी फैसिलिटीज़ देखते हैं। सभी उपलब्ध सेवाओं का उपयोग हेतु भी आपको क्या करना चाहिए, कार्ड जरूरी बनवाना चाहिए। बच्चों की वृद्धि एवं विकास को प्रोत्साहित करने हेतु भी कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद में उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा के लिए सही स्थान पर जाने का सुझाव देने के लिए बैठकों में चर्चा के साधन के रूप में भी यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद मॉनिटरिंग के लिए भी ये हो सकता है। तो ये जो कार्ड है इसके क्या क्या यूज़ आपको आ सकते हैं वो यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं ना, या मैं बता देती हूँ। तो अगर आपने ये मातृ शिशु रक्षा कार्ड आपने बनवाया है तो आपको ये सारे फायदे यहाँ पर देखने को मिले, है ना। उसके बाद बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहन भी इसके थ्रू मिलेगा, सारी डिटेल्स उसकी आपको उसमें मिलेगी, है ना, ये सब हो जाएगा। उसके बाद मॉनिटरिंग हो जाएगी। तो ये कार्ड इतना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे गर्भावस्था में खतरों की पहचान। गर्भावस्था में खतरों की पहचान क्या हो सकती है, तो आप देखेंगे 18 वर्ष की आयु से पहले और 35 के बाद अगर गर्भधारण हुआ है तो इसमें खतरा बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एवं बार बार माँ बनना ये भी एक खतरे का जो है कारण हो सकता है। उसके बाद वज़न में लगातार वृद्धि ना होना, मतलब जो भी गर्भवती है उसके वज़न में वृद्धि नहीं होना भी एक खतरे का पहचान आप बोल सकते हो। उसके बाद गर्भवती की लंबाई 4 फुट 8 इंच या फिर 140 सेंटीमीटर से भी कम है एवं वजन उसका 40 किलोग्राम से भी क्या है, कम है, तो ऐसी स्थिति में भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। महिला के नाखून एवं आँखों के नीचे गुलाबीपन ना होना और खून की कमी हो सकती है। मतलब अगर आप उसके नेल्स अगर देखेंगे, आँखों के नीचे अगर गुलाबीपन आपको नहीं दिखेगा, हथेलियाँ अगर गुलाबीपन नहीं दिखेगा उसके अंदर, तो आप इसको बोल सकते हैं कि उसमें खून की कमी हो सकती है ना। तो ये खतरे का एक लक्षण है। और पैरों व चेहरे पर सूजन जो आती है इस दौरान, तो उसको क्या बोला जाता है, एडिमा बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे लिखा हुआ है 12 घंटे की प्रसव पीड़ा के बाद भी प्रसव का ना होना, तो ये भी गर्भावस्था के दौरान खतरों की एक निशानी है। मिर्गी के दौरे, बेहोशी, प्रसव पूर्व पानी थैली फट जाना, ये वैसे मैं ऊपर बात कर चुकी हूँ, थोड़ा सा और देख लो यहाँ पर। प्रसव पूर्व ही रक्तस्राव हो जाना, तो ये भी खतरे का लक्षण है। उसके बाद गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य जांच, तो अगर कोई गर्भवती है तो उसको उस दौरान जो स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए वो कहाँ करवानी चाहिए, आपको आंगनवाड़ी में करवानी चाहिए, जिसके लिए वहाँ पर पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है। और उसी के बाद में जो है यहाँ पर ये जांच उसकी होती है आंगनवाड़ी में। तो कम से कम 4 जांच जो है ज़रूर करवाना चाहिए गर्भवती महिलाओं को। पहला पंजीकरण और पहली ANC गर्भावस्था के पहले सप्ताह में ये हो जाना चाहिए, है ना। पहली महावरी छूटते ही या फिर 3 महीने के अंदर, यानी कि जो गर्भधारण किया है उसके 3 महीने के अंदर ये वाला जो प्रोसेस है ये आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद सेकेंड ANC यानी कि 12 से 24 हफ्तों के अंदर 4 से 6 महीने में ये वाला होना चाहिए। उसके बाद थर्ड ANC कब होनी चाहिए, तो 28 से 36 हफ्तों के अंदर और 7 से 8 महीने में, इसको आप बोल सकते हैं ना। और फोर्थ आपको कब मिलना चाहिए वहाँ पर आंगनवाड़ी में, ANC आपके 36वें हफ्ते में या फिर प्रसव पूर्व, तो 9वें महीने में भी आपको एक जांच यहाँ पे करवाना चाहिए। तो ये टोटल 4 जांच यहाँ पे लिखी हुई है ना। और किस टाइम किस ड्यूरेशन में करवाना चाहिए ये भी बताया हुआ है प्रॉपर, है ना। और मंथ वाइज भी बताया हुआ, वीक वाइज भी बताया हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये में भी आपका क्वेश्चन आ जाए अगर यहाँ से, तो आप उसका आंसर कर पाएँ। और क्या ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप घर पर हैं, तो निश्चय किट आता है ना। निश्चय किट के द्वारा भी क्या हो सकता है कि जो गर्भवती है या नहीं है, तो प्रेगनेंसी जो है उसको चेक किया जा सकता है, किसके थ्रू, निश्चय किट के थ्रू। उसके बाद कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो उसका थ्रू यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप। और शारीरिक परीक्षण, HB, वजन, BP, सांस, दर्द या सूजन की जाँच भी आपकी इस दौरान की जाती है। उसके बाद 10 से 12 किलोग्राम जो है एक गर्भवती का जो 9 महीने का टाइम पीरियड होता है उस दौरान उसका वज़न जो है बढ़ना चाहिए। साथ ही पहली तिमाही में कितना वज़न बढ़ना चाहिए, तो 1 से 2 किलोग्राम के आसपास उसका वज़न बढ़ना चाहिए पहली तिमाही में। और दूसरी तिमाही में 5 से 6 किलोग्राम के आसपास वज़न बढ़ना चाहिए। और अगर तीसरी तिमाही की हम बात करें तो यहाँ पर 5 से 6
किलोग्राम जो है वज़न बढ़ना चाहिए। यानी कि टोटल जो 9 महीने होंगे उसमें आपका 10 से आपको मॉनिटरिंग करनी है अपने वज़न की भी। तो 10 से 12 किलोग्राम अगर वज़न बढ़ रहा है 9 महीनों में तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है ना। तो ये थी क्लास आपकी पूरी जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में जो पोषण है उससे रिलेटेड। कैसी लगी आपको क्लास आप कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी प्रकार का अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।